हाउ हैव बीन योर एक्सपीरियंस इन दुबई, अप्स डाउन्स एवरीथिंग, कैसा रहा है? दुबई डूब गया था, दुबई में कोई नहीं था, लोग गाड़ियां छोड़ के भाग गए थे। ट्रू। एस्क्रो अकाउंट की अगर मैं आपको डेफिनेशन दे दूं तो लैंड डिपार्टमेंट एक बैंक अकाउंट को गवर्न करता है। अच्छा, एक और चीज़ अली भाई मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे पास कोविड-19 ने एक पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई, जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि दुबई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ क्योंकि इनका जो बेस थी वो टूरिज़्म पे थी। मैं कल ही न्यूज़ देख रहा था कि दुबई मार्केट अपना हाईएस्ट हिट करने लगी है, कोई मार्केट कैप था 1 ईयर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दुबई टॉक्स सीज़न 1। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, दुबई रियल एस्टेट एक्सपर्ट, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर। और इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ तो 2008 से he has been into the real estate industry of Dubai। और आज इनसे हम इनके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे। असल में हमें बहुत सारे लोगों की जो है क्वेरीज आ रही थी कि दुबई मार्केट के बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जितनी भी आपने वीडियोस देखी हैं अभी तक, मैं जितना भी दुबई को घूमा हूँ, मेरे मेंटोर भी हैं मोहम्मद अली साहब, मैंने इन्हीं से सीखा है और इन्हीं के साथ सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। और आज इनसे बड़ी मुश्किल मैंने टाइम लिया। तो अली साहब बेसिकली यहाँ पे 2 कंपनीज रन कर रहे हैं। एक तो ऑप्टिमस प्रॉपर्टीज़, ही इज़ द सीईओ ऑफ दैट, और कंफर्ट होम्स जो हैं वो भी इन्हीं के हैं। जितने भी लग्जरी अपार्टमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ ना, तो आज मैं आपको उनके मालिक से मिलवाने वाला हूँ। अली साहब वेलकम टू द शो सर। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। वेलकम फॉर दुबई। थैंक यू सर। ये तो बड़ी एफर्ट है कि पाकिस्तान से निकल के आप दुबई आ रहे हैं, और ये एक डिफरेंट मार्केट है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की मार्केट को अगर हम देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हमारे अगर हम लैंड डिपार्टमेंट का डेटा भी देखें तो टॉप 5 नेशनैलिटीज़ जो कि दुबई में इन्वेस्ट करती हैं उनमें से एक पाकिस्तान है। बेहतरीन बेहतरीन। बस सर ये आप ही की जो है ना थोड़ी सी आपसे सीखे हमने, और इसी वजह से मैं दोबारा दुबई आके एक्सप्लोर किया। जब लास्ट टाइम भी आपसे मुलाकात हुई तो यहाँ की तो मार्केट में मैंने जो वर्सेटैलिटी देखी है इतनी ज़बरदस्त। मैं आपसे बल्कि इनफैक्ट यही पूछना चाहूँगा कि आप तो 2008 से दुबई में काम कर रहे हैं, तो आपने लोज भी देखे हैं, हाइज भी देखे हैं। तो आपको अगर मैं पूछूं कि बिल्कुल एक 1 लाइनर बताएं कि हाउ हैव बीन योर एक्सपीरियंस इन दुबई, अप्स डाउन्स एवरीथिंग, कैसा रहा है? देखिए, अगर हम अपनी जर्नी को वी स्टार्टेड इन लेट 2007, सो 2008 मिड के बाद वैसी क्राइसिस हो गया था इंटरनेशनल मार्केट में। सो वी हैव इमीडिएटली सीन द वर्स्ट ऑफ दुबई, जिसमें लोग कहते हैं कि जी दुबई डूब गया था, दुबई में कोई नहीं था, लोग गाड़ियां छोड़ के भाग गए थे। ट्रू, उस वक्त के हिसाब से। लेकिन दुबई उस दिन और आज एक ही चीज़ हुई है, दुबई मैच्योर मार्केट हुई। अब वो सीजनल इन्वेस्टमेंट्स और ओवरनाइट रिटर्न्स वो नहीं हैं। अच्छे रिटर्न्स हैं, गुड आरओआई है, उसके बाद वो है। लेकिन ये है कि उस दुबई मार्केट में जो 2007 में थी और जो आज है उसमें बहुत फ़र्क है। दुबई की मार्केट बहुत मैच्योर हो गई हुई है। दुबई की मार्केट तो उस वक्त सिस्टम इन प्लेस नहीं थे, मैनुअल्स बहुत ज़्यादा थे। ओवर द पीरियड दे हैव लर्न अ लॉट एंड दे रियली हैव डन अ जॉब कि इन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है, इन्होंने सिस्टम इन प्लेस किए हैं। आपको एक बहुत अच्छी मिसाल, 2007 में कोई डेवलपर के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस नहीं थे। लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की, लोग डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किए, और मार्केट में एक रूमर हो गया कि दुबई की मार्केट में हम लोगों के पैसे डूब गए। बिल्कुल। To ensure that major element, they have came with the escrow account. Escrow account की अगर मैं आपको डेफिनेशन दे दूं तो लैंड डिपार्टमेंट एक बैंक अकाउंट को गवर्न करता है कि डेवलपर जिस, लेट सपोज दमाक है या दन्यूब है, दन्यूब के 15 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट का एक एक बैंक अकाउंट खुलेगा। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ दन्यूब का ही एक एस्क्रो अकाउंट है, एक एस्क्रो अकाउंट होगा जो कि दन्यूब के स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट का होगा। वो पेमेंट जो भी बुकिंग की आएगी वो सारी की सारी उसमें जाएगी, और वो पेमेंट वहीं रहेगी। वो वहाँ से सिर्फ 2 पेमेंट्स आउट होती हैं, और वो भी लैंड डिपार्टमेंट की सुपरविजन के बाद और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बाद। एक कोई मार्केटिंग बजट चाहिए या एक उनको कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट चाहिए। तो अब वो नहीं है कि डेवलपर ने 500 अपार्टमेंट बुक कर लिया, उनकी पेमेंट अपने पास रख ली, और उसके बाद जो दिल किया जितने पैसे चाहिए थे निकाल के ले गए।
सही ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर था। दूसरा, उसके बाद गवर्नमेंट ने सिस्टम को फुली ऑटोमाइज कर दिया। इस वक्त पेपरलेस हो गया हुआ है। आपको पाकिस्तान में बैठे हुए प्रॉपर्टी सेल करनी है, मैं आपको अभी ऑनलाइन लिंक भेजूंगा, आप फॉर्म को साइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। बायर किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, सेलर किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक MOU साइन किया, सब कुछ प्रोसेस किया, एक डेट फिक्स की, विद इन 2 to 3 आवर्स आपकी शॉपिंग टाइम शायद इससे ज़्यादा लगता है, विद इन 2 to 3 आवर्स आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, बेहतरीन। ये जो सिस्टम इन प्लेस किए उसने इस मार्केट में कॉन्फिडेंस बहाल किया। दूसरा, मार्केट में जब कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, इंटरनेशनली बहुत सारे रीजन्स में उतना ROI नहीं बिल्डअप हो रहा था। तो ROI हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक तो ये कि ओवर द पीरियड आपकी प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन कैसे आ रही है, दूसरा ये कि एक बहुत अच्छा रेंटल रिटर्न आपको क्या आ रहा है। इस वक्त एक अच्छी जगह पे अगर आप अपने आप को पोजीशन करते हैं, व्हाट वी हैव सीन कि आपको 7 to 8% इजीली रिटर्न मिल जाता है। कई अच्छी बाइंग में आपको 10% रिटर्न भी मिल रहा होता है रेंटल का, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। आप UK चले जाएं, टर्की चले जाएं, किसी और मार्केट में चले जाएं, इवन पाकिस्तान की मार्केट 3-4%, 5% मैक्सिमम आपका रिटर्न आ रहा है। ये रिटर्न कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर को कि अगर वो अपनी पेमेंट यहाँ पे इन शेप ऑफ प्रॉपर्टी स्टक करता है तो उसका एक अच्छा रिटर्न भी लेता है। और ओवर द पीरियड ग्रेजुअली 10 to 15% वो अपनी प्रॉपर्टी की रेज ले रहा है। ओवरनाइट रेज खत्म हो गए। बिल्कुल। तो 2007 और आज अगर हम 2023 को ख़त्म करके 24 में बैठे हुए हैं, तो सिस्टम इन प्लेस हुए, गवर्नमेंट की इंडक्शंस बेहतर हुई, गवर्नमेंट के कंट्रोल्स बेहतर हुए, सिक्योरिटीज़ बेहतर हुई, और फिर दुबई ने अपने आप को एक पोजीशन किया है विद इन लास्ट 3-4 years आफ्टर स्पेशली कोविड कि दे आर कमिंग द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस टू लिव। अगर आप इनके कोविड में बिहेवियर्स देखें, इन्होंने एक ही दफ़ा लॉकडाउन किया था, उसके बाद लॉकडाउन नहीं किया। दे हैव ओपन अप विद द गुड पॉलिसीज। दुनिया को इन्होंने पैगाम दिया कि वी आर अवेलेबल इन्वेस्टर। फिर उन्होंने वीज़ाज, लॉन्ग टर्म वीज़ाज इशू करने शुरू कर दिए। वही प्रॉपर्टी जो आप पिछले 10 साल से लेके बैठे हुए थे, उनकी बेस पे तब भी आप कोई यहाँ की लोकल रेजिडेंसी में नहीं थे, पिछले 3-4 सालों में उसके ऊपर काम किया कि 3 years, 5 years, 10 years गोल्डन वीज़ा के ऊपर चले गए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस मार्केट को मैच्योर मार्केट में शिफ्ट किया। नहीं, ये तो सर बिल्कुल आपने भी जो बातें बताई हैं, आई टोटली एग्री टू दिस। इनफैक्ट मैं आपको, जो आपने अभी सेफेस्ट प्लेस की बात की, मैं यहाँ पे अभी कल न्यू ईयर था, न्यू ईयर पे मैंने कोई 3 से 4 जगह, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आप तेज़ी में चल रहे होते हैं एंड आई वांटेड टू विजिट एवरी प्लेस, तो मैं 1-2 जगह अपनी चीज़ें भूल गया। मैं वापस आया, यकीन करें वहीं पड़ी थी। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ सिक्योरिटी। या लोगों को मेरे ख्याल है खौफ है, डर है, कोई किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाता अगर वो आपकी नहीं है। एक खौफ और डर है। दूसरा, कल्चर ये हो गया हुआ है कि लोग अब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छे माशरे की यही निशानी होती है कि आपका रोड के ऊपर सिक्योरिटी लेवल कैसा है। ख्वातीन के लिए दुनिया के चंद एक ममालिक हैं जिनमें से ये है, जो कि रात के 3 बजे भी एक खातून अगर कहीं रोड पे अकेली भी जा रही होंगी तो जितनी सिक्योरिटी उसके लिए रेज होती है वो शायद किसी और कंट्री में नहीं है। आई ट्रैवल यूरोप, आई ट्रैवल टर्की, आई ट्रैवल साउथ एशिया वाले, लेकिन इतनी सिक्योरिटीज़, इतनी सेंस ऑफ ओनरशिप कि मेरी चीज़ यहाँ पड़ी हुई है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। दे हैव रियली गिवन अप, दे हैव रियली केम अप विद सो मैनी गुड प्रोसेसेस। तो वो डर तो है, डर के बगैर ये लोग थोड़ा सा कंट्रोल। और आप ये देखें कि मोर देन 190 नेशनैलिटीज़ हैं आपके मुल्क में, 3-4 मुख्तलिफ कौमियतें होती हैं एक शहर में, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे 190 नेशनैलिटीज से ज़्यादा लोग हैं, तो उनके लिए सिर्फ क्या है, जो एक चीज़ इन प्लेस की है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ, इट्स इक्वल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो लोकल है, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का है, चाहे वो किसी भी पे ग्रेड में है, चाहे वो किसी भी बिजनेस ग्रेड में है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि इस कंट्री ने अपने आप को बिल्डअप करने में बेहतर। सर इनफैक्ट इसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने हमारे मुल्क में कौमें हैं ना, वो ही आपस में उनकी नहीं बनती। मतलब सिंधी है तो बलोची से लड़ रहा है, यहाँ पे आप
मज़हब, रेस, रंग सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन मैंने किसी बंदे को किसी से लड़ते हुए इनफैक्ट अपने इस पूरे टूर में नहीं देखा, एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट दुबई। अच्छा, एक और सर चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब क्योंकि आई हैव बीन इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो मेरे रियल्टर दोस्त बड़े पूछ रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स आपको पता है आजकल डाउन चल रही हैं, तो वो सारों को लग रहा है कि जी दुबई की मार्केट बड़ी इजी है, आए बैठें, इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं, निकल जाएं। तो ये बहुत सारे लोग मेरे से पूछ भी रहे थे, तो मैं आपसे इससे पूछना चाहूँगा कि आप बताएं, क्या इट इज़ वेरी इजी कि दुबई आ जाएं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में घुस जाएं, पैसा कमा के निकल जाएं? ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दो कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोगों की ज़रा थोड़ी सी एज अ कौमियत मिजाज ये है कि हमें ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर एज अ गवर्नमेंट और एज अ कौम दोनों ही बिलीव नहीं करते या प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन ओवरनाइट रिटर्न्स वाला सिचुएशन नहीं है, दिहाड़ियाँ नहीं है। दिहाड़ियाँ नहीं है। आप ये नहीं है कि जी वो मैंने ना डीएचए में कॉर्नर का एक प्लॉट आज उठाया है, तो पता लगा 6 महीने में वो 3 टाइम्स हो गया। नहीं, यहाँ प्राइसेस बढ़ती हैं, यहाँ अच्छी, अगर किसी आप एरियाज में जाए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट 1 आज से 4 साल पहले लॉन्च हुआ था। हाई एंड प्रॉपर्टीज हैं, 370 विलास की एक कम्युनिटी है, उसमें हम लोगों ने 5 बेडरूम 9.8 मिलियन का खरीदा। आज वो इस वक्त कुछ 17 से 20 मिलियन के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। तो एक ओवर द टाइम पीरियड एक अच्छी एप्रिसिएशन आई है, बहुत अच्छी एप्रिसिएशन है। हाई एंड प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छी आई हैं, लेकिन छोटी प्रॉपर्टीज में भी, चाहे वो एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट था या कोई अच्छा विला था या टाउन हाउस था, सब में एक एप्रिसिएशन जरूर आई है। लेकिन अगर आप कहें कि विद इन अ ईयर मैं 2% 200% यहाँ से रिटर्न ले लूंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा और बड़े पैसे बन जाएंगे, तो वो चीज़ें नहीं है। ये मैच्योर मार्केट की निशानी है कि वो एक स्लो एंड स्टडी एक पेस के साथ मूव कर रही है, लेकिन वो अपवर्ड ट्रेंड है। आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। इस नज़रिए से आए कि आपने यहाँ पे रुकना है, आपने यहाँ पे उसकी ग्रोथ के साथ ग्रोथ लेनी है। बिल्कुल। आप घुसे 6 महीने बाद आपने, या आप पैसे ज़ाया करके निकल जाएंगे, या फिर आप कहेंगे कि ओहो मैं तो, क्योंकि आपका माइंडसेट ये था कि मैं बस आऊँगा कुछ दिनों में लगाऊंगा, शायद पैसे बनेंगे, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। नहीं, आपको एक इसकी ग्रोथ के साथ साथ ग्रोथ लेनी होगी। सर इसमें इनफैक्ट एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, पाकिस्तान में जो हमारी दिहाड़ियाँ भी लगती है ना, कि 6 महीने में हमने, जिसको नॉर्मल जबान में दिहाड़ी कहते हैं, कि प्लॉट लिया कॉर्नर का और बढ़ गया और निकल गए। अब यहाँ पे अगर ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर ग्रोथ हुई है, साथ अगर हम उसको अपनी करेंसी से एवेल्युएट करेंगे तो हमारी करेंसी भी डिवेल्युएट होगी, वो हमारा 300-400% हो रहा है। आप तो इसका बिल्कुल एक सीधा एनालिसिस कर लें कि आप आज वहाँ पे जो बाइंग कर रहे हैं, 2 साल बाद आपकी वो बाइंग अगर करेंसी की कन्वर्जन्स भी चले जाएं तब भी आप लॉस में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो है, लेकिन ये कि अगर आपने वही करेंसी वहीं पे रखनी है और उसी से मूव ऑन करना है, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट गेन। बिल्कुल ऐसा। लेकिन अगर आप दुबई को कंपेयर करेंगे कि मैं यहाँ पे आके यहाँ के हिसाब से वहां से कर रहा हूँ, कन्वर्जन का एक फायदा है कि दोज पीपल हु हैव बॉट द प्रॉपर्टीज गुड टाइम, तो ऑब्वियसली उन्होंने जब बाइंग की थी तो उस वक्त दिरहम 23 से 30, 35, 37 तक ट्रेड होता रहा है 4-5 साल 6 साल पहले। अब वो अगर कन्वर्ट करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं और इवन अपनी उसी ओरिजिनल प्राइस पे भी सेल आउट करते हैं, तो इवन देन इफ दे टेक होम द मनी, तो वो एक कन्वर्जन का एलिमेंट 2 टाइम्स उनको बेनिफिट हुआ है। लेकिन उससे हट के ये मार्केट 10, 15, 20% ग्रोथ देती है आपकी, वो ग्रोथ आप ले सकते हैं, लेकिन आप 100 टाइम्स 2 टाइम्स फोल्ड उसका के 100% इन्वेस्ट, वो नहीं है। तो जो भी आना चाहता है मोस्ट वेलकम, लेकिन इस मार्केट को थोड़ा मैच्योर नजर से देखें, उस नजर से देखें कि मुझे इस मार्केट में रुकना है। सर ये थोड़ी सी रियलिस्टिक है। एग्जैक्टली, रुकने के बाद मुझे इसके पेस के हिसाब से चलना है, और वहां से जो नो डाउट कुछ लोग हैं मेरे, हम लोग बीइंग एज अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, हम पिछले 10-12 साल से जो काम कर रहे हैं उसमें मेजर एलिमेंट हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी करते हैं। कोई 1100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों की मैनेज करते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो। हमने एक चीज़ देखी है कि जिन लोगों ने बाइंग की थी और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के हिसाब से नहीं किया था, उन्होंने यहाँ से रेंटल इनकम तो वो 7-8%, 9% तक अगर लेते रहें, तो आप कैलकुलेट करें ना, 12 साल में तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन तो अलग ली, अपने उन्होंने प्रॉपर्टी का रेवेन्यू भी लिया। बिल्कुल ऐसा। तो
आप अगर इस मार्केट में रुकते हैं तो ये मार्केट आपको पे बैक करती है। बिल्कुल अगर आप इस मार्केट में सिर्फ आते हैं और निकलने के चक्कर में आते हैं तो वो उसी तरह रिएक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ सर, लोगों को आजकल हॉलीडे होम्स का बड़ा एक चार्म पाकिस्तान में होगा कि दुबई चले जाओ, एयरबीएनबी बना लो और एंजॉय करो। इसके बारे में आपका क्या राय है? एयरबीएनबी बनाना आसान है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त, ये भी 3-4 साल पहले थोड़ी अनरेगुलेटेड मार्केट थी, अब बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट हो गई है। बल्कि पिछले 1 साल में तो इन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल्स भी बहुत बेहतर कर दी। यू कैन नॉट ऑपरेट एज अ इंडिविजुअल until unless you have to do to get a umbrella from any ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन होता है? जो हॉलिडे होम कंपनीज लाइसेंस लेके बैठी हुई, ठीक है। उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आपका अपार्टमेंट है, आप ओनर हैं, आपने कहा कि मैं उसको लॉन्ग टर्म रेंट आउट नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है मैं उसको लेटर ऑन यूज करना चाहूँ या सेल करना चाहूँ। तो नो डाउट यहाँ पे टेनेंट के बेनिफिट्स इतने हैं कि आप उसको इमीडिएटली इविक्ट नहीं करा सकते। तो उस सूरत में लोग कहते हैं कि ठीक है, हम उसको शॉर्ट टर्म पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक पहला क्राइटेरिया होता है। अब आप ओनर हैं, आपने क्राइटेरिया पे आपने उसको फर्निश किया, आपने उसको शॉर्ट टर्म पे एयरबीएनबी या booking.com उस पर शिफ्ट कर दिया। उसमें आपका रेंटल रिटर्न नो डाउट बहुत अच्छा हो जाता है। आप तकरीबन 12 to 15% इजीली गेन करते हैं, जो कि 7-8% आप एनुअल पे गेन करते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि फॉर एवरी गेस्ट चेक इन और चेक आउट आपकी प्रॉपर्टी क्लीन हो रही होती है, फुल लुक आफ्टर हो रही होती है। इसमें सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि ये एक साइकिल है। आपके पीक टाइम्स भी होंगे और आपके लो टाइम्स भी होंगे। आपने एवरेज आउट एक साल में क्या बनाना है उसकी बेस के ऊपर। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, मुझे बस इतने मिल जाए मैं एक साल में। लेकिन हॉलिडे होम में दुबई को हमें एक और एंगल से देखना पड़ेगा। दुबई ने अपने आप को पिछले 5 साल में पोजीशन किया है एज अ ग्लोबल ट्रैवलर डेस्टिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये लोग ट्रेडिंग हब होते थे, अभी भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग के थे, या अभी इन्होंने 4-5 साल में अपना ट्रेंड चेंज किया और दे आर पोजिशनिंग देमसेल्फ कि ये टूरिज्म हब बनता जा रहा है, एक्टिविटीज़ के हवाले से, हर चीज़ के। तो एनी फील्ड विच इज़ रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू टूरिज्म, इट्स ऑलवेज फ्लरिशिंग। मैं तो सबसे यही कहता हूँ। तो आपका होटल इंडस्ट्री, ये एयरबीएनबी इंडस्ट्री, ये डायरेक्टली आपकी टूरिज्म से रिलेटेड। बिल्कुल। सो इसमें ग्रोथ बहुत है और इसमें ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि आपका सिर्फ की पॉइंट ये है कि आप आना चाहते हैं, आए इसमें अच्छे अपार्टमेंट, लेकिन आपकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपको अच्छा रेवेन्यू लेना है तो आपको की लोकेशन पे प्रेजेंस क्रिएट करनी होगी, जिस तरह डाउनटाउन हो गया, मरीना हो गया, जेबीआर हो गया, पाम हो गया, ये की लोकेशंस है। आप दूसरे एरियाज में चले जाएंगे तो आपका आरओआई थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन इन की एरिया में आप 15 to 20% रेज भी ले लेते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर कोई पाकिस्तानी स्टेइंग इन द कंट्री यहाँ पे ये करना चाह रहा है, तो व्हाट इज़ द पॉसिबल वे? वो किस तरह से कर सकता है? मतलब उसको किसी मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू ही करना पड़ेगा? और सही हो गया, मतलब वो बट और ये फीस बताएं मुझे। सॉरी, हाँ, फीस में पूछना चाह रहा था कि व्हाट वुड बी द चार्जेस? डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड रफली वी आर चार्जिंग अराउंड 15% एज अ ऑपरेटर। आपकी प्रॉफिट का जो भी रेवेन्यू का, ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी टेक केयर हम करते हैं। उसके चेक इन, चेक आउट, बुकिंग्स और उसके गेस्ट के रिलेशंस, आपकी हाउस कीपिंग, सब कुछ हम लोग अपने वो जो 15% है उसमें हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो रेवेन्यू का हम 15% हम रखते हैं और 85% गोज टू द लैंडलॉर्ड। ठीक है, ये तो मतलब फिर भी वो अराउंड को 12% तो जनरेट कर रहा होगा अगर आप इतना भी लें तो। मोर देन 12% रेवेन्यू जनरेट होता है ओवरऑल। अगर हम पीक सीजन में हम इसको एवरेज आउट करते हैं कि हमने 12 मंथ्स में क्या किया। किसी मंथ्स में हम 8 to 10% पे जा रहे होंगे, किसी मंथ में हम 25% पे जा रहे होंगे। एवरेज आउट 15% आप रेवेन्यू, 12 to 15% रेवेन्यू आप हॉलिडे होम से कमा लेते हैं इन शेप ऑफ रेंटल। तो सिंपल है,
आपकी प्रॉपर्टी है या इफ़ यू हैव बायड इट, आपको सिर्फ फर्निश करना है। अगर आप फर्निश नहीं करना चाहते, हमारे पास एक चेकलिस्ट है, हम आपके बिहाफ पे बाइंड करके और हम आपको वो फर्निश करके भी दे सकते हैं। एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छा एवरेज अपार्टमेंट एयरबीएनबी पे रेंट करके बाय करना या रेंट करना, कितने पैसे आपको लगता है कि लग जाते हैं एक सेटअप स्टार्ट करने में? डिपेंड करता है। अगर आपने बाइंग करनी है तो रफली आप मिलियन दिरहम से अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप एयरबीएनबी पे शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपने रेंट आउट करना है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली एक बजट जेन में रखना चाहिए कि आपका 60 to 70,000 दिरहम इनिशियली आपने एक अपार्टमेंट लिया, उसकी इनिशियल डाउन पेमेंट्स की एज अ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसको आपने फर्निश किया और फिर उसको आपने ऑपरेटर के अंडर। लेकिन ये मेरा ख्याल है रेंटल ऑपरेटर के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप इंडिविजुअली तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट है तो आप इंडिविजुअली उसको वो भी नहीं कर सकते, रेंट आउट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ऑपरेटर के साथ फिर आपका एग्रीमेंट होता है, ऑपरेटर आपका वो अपार्टमेंट आपके बिहाफ पे ऑपरेट कर रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ अली भाई मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे पास कोविड-19 ने एक पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई, जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि दुबई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि इनका जो बेस थी वो टूरिज़्म पे थी। तो उस पॉइंट पे क्योंकि आपने वो वक्त भी गुजारा है, तो दुबई गवर्नमेंट ने किस तरह सपोर्ट किया यहाँ पे चीज़ों को और स्मूथ करने में किस तरह रोल अदा किया? दुबई गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया। दुबई गवर्नमेंट ने कोविड में आपको रिलैक्सेशंस दी, आपको ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल्स में रिलैक्सेशंस दी, आपको फीसेस में रिलैक्सेशंस दी। फिर उसके बाद ये था कि उन्होंने इवन के कुछ हमें तो इवन कुछ लैंडलॉर्ड्स ने पेमेंट्स में रिलैक्सेशन दी कि अगर ओके आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा तो आप हमें पेमेंट्स भी ना करें 3 मंथ्स। तो दुबई गवर्नमेंट ने जहाँ तक सपोर्टिव थे, वहाँ पे यूके की तरह नहीं था कि वहाँ पे उन्होंने कैश दिया, लेकिन उन्होंने और मेजर्स लिए जहाँ से आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं। किसी ने लीज आउट की हुई थी बैंक से, तो उन्होंने उनको 3 to 6 मंथ्स की डेफरमेंट पेमेंट प्लान्स दिए। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आपको इस तरीके से तो देखिए बाकी जगह पे तो ना कंट्रोल करना आसान था, लेकिन इधर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और मेरा ख्याल है कि अगर दुबई गवर्नमेंट ने यहाँ पे रोल अदा किया तो यहाँ पे चीज़ें सेफ ही हैं। बहरहाल मैं एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने सुना है, मैं कल ही न्यूज़ देख रहा था कि दुबई मार्केट अपना हाईएस्ट हिट करने लगी है। कोई मार्केट कैप था 1 ईयर के अंदर, वो इस साल ब्रेक होने लगा था। क्या सीन है? दुबई ने ऑल टाइम हाई, इवन के दुबई के जो नवंबर के स्टैटिस्टिक थे, दुबई ने पिछले 15 साल में नवंबर में इतना ऑपरेट नहीं किया जितना कि इस साल हुआ। तो मार्केट का एक अपवर्ड ट्रेंड बहुत अच्छा है। आपने अगर देखा हो कि हर दूसरे दिन एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहा है, वो यही कॉन्फिडेंस है डेवलपर्स का कि इस मार्केट में अब रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर आप थोड़ा न्यूज़ को फॉलो करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। नो डाउट इनकी अपनी पॉपुलेशन नहीं है, अराउंड 1 मिलियन है, लेकिन एक्सपैट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। और लोगों और रीजन से, यूरोप से बहुत, क्योंकि यूरोप में बिजनेसेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो यूरोप से लोग, एक तो टैक्स की वजह से, दूसरा ये कि सिक्योरिटीज़ हैं, एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो वहाँ से बहुत लोग यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं। रशिया वॉर की वजह से बहुत, तो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अब जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है और जिस स्पेस पे वो जा रही है, रिक्वायरमेंट ये है कि इस वक्त भी उतने अपार्टमेंट नहीं है जो कि आने वाले वक्तों में चाहिए, जो कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो टेक्निकली इसीलिए आपको रोज एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, बिल्कुल, जिनकी डिलीवरीज 25 में या 26 में है। उनकी वजह ही यही है कि दे फोरसी कि आने वाले वक्त में हमें इतने अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी हो रही है। सर ये इसमें बल्कि मैं देख रहा हूँ कि अब तो नॉर्मल जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसकी कहानियाँ ख़त्म हो गई। अब तो अल्टीमेट लग्जरीज, मतलब मर्सिडीज़ के वेंचर्स आ रहे हैं, बुगाटी के वेंचर्स आ रहे हैं। मतलब मैं अभी वो देख रहा था कि जो बुगाटी का टार लॉन्च हुआ है बाय बिंगाटी, तो वहाँ पे आपकी बुगाटी आपके पेंट हाउस में पार्क होगी। एट मेरा ख्याल है 100 फ्लोर है वो। और ये जेकब एंड को के अंदर भी इसी तरह आपको वो जेकब एंड को की वॉचेस मिल रही हैं, कवाली। ये तो बड़ी डिफरेंट ब्रांड एसोसिएशन इसलिए हुई कि आपकी एक HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनका मूवमेंट बहुत हुई है इस मार्केट में।
आप पाम पे पिछले 5 सालों की प्राइजेस का स्टैटिस्टिक निकाल के देखें तो जो गार्डन या जो विला जो आपको 15 से 18 मिलियन 20 मिलियन में ट्रेड होता था वो इस वक्त 40 पे ट्रेड हो रहा है। पाम एक अल्ट्रा लग्जरी और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए एक रिक्वायरमेंट थी, तो वो सबसे इमीडिएट हिट हुई है, उसमें राइज आया है उसको। वो हिट इस तरह हुई कि आपके पास चॉइस नहीं थी। वो जब कंप्लीट हुई तो फिर क्या हुआ कि बाकी साइड के विलाज ने भी अप्रिशिएट किया। तो ओवरऑल इस मार्केट में, और फिर आप ये देखें कि जो एक हैं जो कि दुनिया के ट्रिलियनर्स और वो अब वो लोग भी इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको इसलिए पेंट हाउसेज विद बुगाटी और ये जो हाई नेटवर्थ के लोग हैं उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई यूके से, हांगकांग से, दूसरे रीजन से। वो अगर वो बिजनेसेस वहाँ पे कर भी रहे हैं तो उन्होंने अपनी ब्रांचेस या अपना कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी इधर शिफ्ट करनी शुरू की। बिल्कुल। इस वजह से आपको हाई एंड के ब्रांड्स नजर आने शुरू। बिल्कुल। साथ साथ मार्केट मैच्योर हुई तो इसमें रिक्वायरमेंट रेज हुई कि अब आप ऑर्डिनरी, जिस तरह पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता होता हूँ कि बैरिया ने एक बेंचमार्क सेट किया था सोसाइटी का। अब जो नई सोसाइटी होती है वो उससे बेहतर वाले गेट, उससे बेहतर वाली रोड्स, उससे बेहतर वाली चीजों को वो बना रही होती है। तो इसी तरह इस मार्केट में जो क्राइटेरिया पहले सेट हुआ था, अब उसके बाद लोगों ने जब और अच्छे डेवलपर्स आए तो उन्होंने जब प्रोड्यूस किया और उन्होंने डिलीवरीज की, तो उसके बाद इस मार्केट में अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक सादा स्टूडियो या सादा नहीं, अब उसमें भी वो फिनिशिंग पे चला गया, उसमें भी वो ब्रांड्स पे चला गया। तो ये भी एक चीज़ है जिसने इस मार्केट में ब्रांड्स को पुश ज़्यादा दिया है। अली भाई, अभी तक आपके कैरियर में आपने सबसे महंगी प्रॉपर्टी कौन सी बेची है दुबई में? हम लोगों ने पीछे एक विला सेल किया था 40 मिलियन दिरहम। 40 मिलियन दिरहम्स, तो रफली आप समझ लें कि एक $10 मिलियन का। और यहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टी बेचना मजाक है। इजी था, मतलब उस लेन में 12 विलास थे, हमने उस लेन में जो कम्युनिटी के 12 विलास थे, हमने उसमें से एक सेल किया, तो दिस मींस के 11 और भी तो सेल आउट हुए थे उसी प्राइस 40 मिलियन में। सो आप सिर्फ उस कम्युनिटी की वर्थ कैलकुलेट कर लें, इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी। ये तकरीबन को 1.5 अरब रुपया बनता है मेरा ख्याल है। exactly. और ये बल्कि 3 अरब के करीब बनता है। और ये इतने में आप पाकिस्तान में एक पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसका साइज भी आप देख लें, पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 3.25 कनाल का बनता है, 20,000 स्क्वायर फीट का था। और ये अभी हम लोग एक विला सेल कर रहे हैं, पाम पे है, वो 120 मिलियन का विला है। अब आप 120 मिलियन का विला आप समझे, आपने एक मिनी बैरियर टाउन बेचना है लेकिन एक ही झटके में बेच देना है। तो डिफरेंट मार्केट है, इसकी अप्रोच डिफरेंट है, इसके इन्वेस्टर की अप्रोच डिफरेंट है, यहाँ पे लोगों का रुझान डिफरेंट है। सर इंशाल्लाह ताला बड़ा ही मज़ा आया आपसे सारी बातें करके, और इंशाल्लाह बड़े लोगों के जो सवाल थे वो इस कन्वर्सेशन से जो है इजी होंगे, और हम आपसे मज़ीद टाइम लेते रहेंगे। बस इसी तरह है कि आप हम हाजिर हैं, जब भी आप बोलते जाएंगे हम थोड़ा टाइम इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या सवाल चाहिए, और रिमोटली हुआ जैसे भी हुआ हम दुबई की मार्केट की अपडेट्स आपके थ्रू जरूर लेते रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।